गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर 3। और इसमें आज जो डिस्कस करने वाले हैं उस विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि द्वारा हल ज्ञात करना। एक हम हेडिंग दे दिए, हल ज्ञात करना। हेडिंग क्या है? तुलनात्मक विधि द्वारा हल ज्ञात करना। सबसे पहले समझिए, बाद में जानेंगे ये तुलनात्मक विधि क्या है। पहले ये समझिए, आपके पास रैखिक समीकरण का युग्म है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास। ऊपर में जो है ये है इक्वेशन 1 और जो नीचे में है ये है इक्वेशन 2। ऊपर में जो है उसका नाम है इक्वेशन 1 और जो नीचे में है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इक्वेशन 2। देखेंगे अब इस समीकरण दोनों को जरा हम लोग पहचान लेते हैं। a1 होता है समीकरण 1 के x का गुणांक, b1 होता है समीकरण 1 के y का गुणांक, c1 होता है 1 के अचर पद, a2 समीकरण 2 का x का गुणांक, b2 समीकरण 2 के y का गुणांक, c2 समीकरण 2 का अचर पद। ठीक, ये क्या है? रैखिक समीकरण का युग्म है। उसमें a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, जरा आप इसको देख चुके। नेक्स्ट, अब जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इस सभी को पहचान लेते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 को जल्दी से हम लोग पहचानते हैं। जैसे आपके पास हमने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल है, मान लो पहला एग्जाम्पल है x प्लस 2y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 6। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। बताइए a1 क्या है? 1 जिसमें लगा हो उसके लिए जाएंगे समीकरण 1 में, और 2 जिसमें लगा हो उसके लिए जाएंगे समीकरण 2 में। अगर a है तो x का गुणांक, b है तो y का गुणांक, c है तो अचर पद। तो इसका मतलब a1 कितना है? समीकरण 1 के x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। b1 कितना है? b1 है समीकरण 1 के y का गुणांक 2 हो गया। c1 कितना है? समीकरण 1 का अचर पद कितना है? 5। अब a2 कितना है? a2 समीकरण 2 के x का गुणांक 2 है। b2 कितना है? b2 है समीकरण 2 के y का गुणांक 3 है। c2 कितना है? समीकरण 2 का अचर पद कितना हो गया? 6। a1 b1 c1 पहचान लिए, a2 b2 c2 पहचान लिए। दूसरा एग्जाम्पल, अगर बाय द वे आपके सामने लिख देगा, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है 5x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1, 3x प्लस 9y बराबर 12। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको a1 का मतलब समीकरण 1 के x का गुणांक 5, b1 का मतलब समीकरण 1 के y का गुणांक 3, c1 का मतलब समीकरण 1 का अचर पद पहचान लिए। दूसरा a2 का मतलब समीकरण 1 के x का गुणांक 3, b2 का मतलब समीकरण 2 के y का गुणांक कितना 9, c2 का मतलब समीकरण 2 का अचर पद कितना 12। हम लोगों ने अभी क्या पहचाना? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बारे में पहचान लिए। अब a1, अब तुलनात्मक का मतलब होता है a1 का तुलना a2 के साथ, b1 का तुलना b2 के साथ, c1 का तुलना c2 के साथ। अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे? तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं a1 बटा a2, निकाल लिए। देखिए ना, 5/3 निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2, निकाल लिए। देखिए ना, 3/9 b1 बटा b2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे c1 बटा c2। तो तुलनात्मक विधि में आप सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे? तो आप निकालेंगे दोनों समीकरण का यूज करके a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल लिए। तुलनात्मक विधि में आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ओके, आप क्या निकालेंगे? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। समझिएगा इसको अच्छे से, इसको आपको खुद समझना पड़ेगा। कहता है यदि उसके बाद हम लोग इस तीनों में रिलेशन देखेंगे। इस तीनों में रिलेशन को देख करके हम लोग ये तय करेंगे, इस तीनों में रिलेशन को देख करके हम लोग ये तय करेंगे कि किस समीकरण का किस प्रकार का हल होगा। तो अगर इस रिलेशन को देख करके हम लोग हल बताते हैं, मतलब न तो ग्राफ बनाएंगे, न तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन लगाएंगे, केवल इस विधि का अगर उपयोग करके हम अगर आपको हल बता देते हैं, उसी को बोलते हैं तुलनात्मक विधि। और इस विधि पर एक ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमने कहा तुलनात्मक विधि द्वारा हल, जहाँ जहाँ बोले ऑब्जेक्टिव रहेगा वहाँ कॉपी में तुरंत टिक मारिए आप।
और जब भी मौका मिले उस टिक को आप जरूर पढ़िए, स्टार को जरूर पढ़िए आप। तुलनात्मक विधि, पहले आप क्या A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, C1/C2 निकाल लीजिए। एक बात गौर कीजिए, गौर कीजिएगा आप अच्छे से। सबसे पहली बात, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जड़ से समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा था कि x + 2y = 6 और x + 5y = 8। इस दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा। आ गया, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। अगर आप ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, आप गौर करिएगा, ग्राफ जब प्रतिच्छेदी है तो क्या हो रहा है, A1/A2 1/1, B1/B2 2/5, 1/1 का मान 1 हुआ, 2/5 का मान 0.4 हुआ। 1 और 0.4 बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं होता है तो ग्राफ कैसा आ गया, प्रतिच्छेदी। तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है यदि A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2, तब वैसे सभी के सभी ग्राफ कैसे होंगे, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। कंप्लीट, उसका ग्राफ क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। हल संभव होगा कि नहीं होगा, तो हल संभव होगा, हल संभव होगा। अब जब जिसका हल संभव होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं संगत हल। इसका क्या होगा, इसका संगत हल होगा, संगत हल होगा। कंप्लीट, क्या बोले, यदि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं है तो कैसा होगा ग्राफ, प्रतिच्छेदी। उसका हल संभव होगा, संगत हल होगा। इसी को बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। कंप्लीट। दूसरा पॉइंट है, अब देखेंगे। उसके बाद हम बताए थे कि यदि आपके सामने ग्राफ इस प्रकार का हो गया, इसको क्या बोलते हैं आप, संपाती। संपाती जब था तो आप गौर किए होंगे, अगर लिखा हुआ है x + y = 4 तो संपाती का मतलब हो गया इसी ग्राफ में किसी चीज से गुना होगा, जैसे 2x + 2y = 8। ठीक है। अब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तीनों क्या है, बराबर है। तो ग्राफ यदि संपाती होता है, उस इक्वेशन का तीनों A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आपने क्या बोला, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो गया तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो हमने कहा ग्राफ होगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा, संपाती। हल संभव होगा कि नहीं होगा, हल संभव होगा। हल, उसका जो हल है वो संभव होगा। और हल संभव अगर है उसको क्या कहते हैं, संगत की असंगत, उसे आप कहते हैं संगत हल। क्या होगा, संगत हल होगा, संगत हल होगा। उसके बाद क्या बोले थे, अब हल कैसा, कितने हल होंगे, तो अनंत हल होगा। इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, मतलब ढेर सारा हल होगा। अनंततः अनेक हल होगा, मतलब अनंत हल होगा। और सबसे पहली बात जानिए, जिसका हल संभव होता है ना, उसको बोलते हैं संगत हल। ठीक है। तो संगत किसका होगा, या तो प्रतिच्छेदी का या तो संपाती का। तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। ग्राफ संपाती हो गया तो हल संभव होगा। जिसका हल संभव होता है उसी को बोलते हैं संगत हल, जिसका हल संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत हल। तो तीसरा जो पॉइंट बनेगा, वो तीसरा पॉइंट बनेगा यदि A1/A2 हो बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। एक तो सर यही ऑब्जेक्टिव है, तीनों में से कोई एक पूछ देगा, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इसका जो ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा समांतर। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा समांतर। दूसरा पॉइंट, ग्राफ जब समांतर था तो कहीं भी कट नहीं करेगा, तो इसका हल संभव होगा कि नहीं होगा, तो इसका हल संभव नहीं होगा।
तो क्या लिखेंगे, हल संभव नहीं होगा। तो जिसका हल संभव नहीं होता है उसका हल कैसा होता है, उसका हल होता है असंगत हल। उसका हल कैसा होता है, असंगत हल होता है। अब उसका हल होगा कि नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समझने में कोई दिक्कत, क्या कहा हमने, इसका कोई हल नहीं होगा, कंप्लीट, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फटाफट 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 इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे और वो सवाल होगा फटाफट 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 कंप्लीट। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है कि तुलनात्मक विधि से हल करें। हेडिंग क्या है, तुलनात्मक विधि से हल करें कि उसका हल संगत है कि असंगत है। देखेंगे पहला सवाल है 2x + 3y = 6, 3x + 4y = 12। ओके, तो इसको देखना इसका कैसा हल होगा। सबसे पहली बात, आप A1 2 है, B1 3 है और C1 6 है, A2 कितना है 3 है, B2 4 है, C2 कितना है 12 है। पहले क्या बोले, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रकार के सवाल का A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड कर लीजिए। इसको इस दोनों को देख करके आप क्या करेंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे आप, अब सब तुलना करेंगे आप, A1 बटा A2 निकाल लेंगे, कितना हो गया 2/3, कॉमा B1 बटा B2 निकाल लीजिए, कितना होगा 3/4, C1 बटा C2 निकाल लीजिए, कितना होगा 6/12। अब गौर कीजिए, अब देखिए सबको अपने एक नज़र से, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 क्या बराबर है, नहीं है। एक है 2/3 और एक है 3/4, 2/3 और 3/4 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। हमने क्या कहा था, यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर न हो तो ग्राफ कैसा होगा। अब इसका नोट लिखिए, नोट में क्या क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए ग्राफ प्रतिच्छेदी तो हल संभव होगा कि नहीं संभव होगा, तो हल संभव होगा। हल संभव है तो संगत कि असंगत, संगत हल होगा। ओके, अब कितने हल होंगे उसका, अद्वितीय हल होगा या एक और केवल एक हल होगा। नोट में आप जितना चीज़ हम बोले हैं सब आप लिख देंगे, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में दिया है 3x + 4y = 8, 3x + 4y = 12, ऐसा दे दिया। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। आपको बताना है इसका कैसा हल होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसका हल अगर चेक करना हो तो पहले आप A1 B1 C1, A1 का मान 3, B1 का मान 4, C1 का मान कितना हो गया 8। चलिए A2 का मान 3, B2 का मान 4, C2 का मान कितना हो गया 12। ठीक, अब आप निकालिए A1 बटा A2, बोलिए कितना होगा 3/3 1 हो जाएगा। अच्छा आप निकालिए B1 बटा B2, बोलिए कितना होगा 4/4, कितना हो गया 1 हो गया। अब निकालिए C1 बटा C2, कितना हो गया 8/12। चेक कीजिए सर, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। इस तीनों को देखकर ही आपको मने मन रिलेशन निकालना होगा। आपको क्या मिला, आपको मिला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। हमने कहा था अगर ऐसा रिलेशन मिले इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा। अब नोट लिखिए, ग्राफ जो है वो होगा समांतर। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समांतर। ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन है जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर ग्राफ समांतर हो गया तो उसका हल संभव नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, संगत कि असंगत, तो ये हो जाएगा असंगत। हल कितने होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया। तीसरा सवाल देखिए, आप आपके सामने तीसरा सवाल है, आपके सामने तीसरा सवाल है, आपके सामने तीसरा सवाल है। सवाल नंबर 3 है 3x + 4y = 16 और 6x + 8y = 32। समीकरण 1 समीकरण 2 बोलता है तुलनात्मक विधि से इसका हल ज्ञात करें। संगत है असंगत है, हल होगा कि नहीं होगा, कि हल होगा तो कितना हल होगा, ये सभी चीज़ इसका बताना है। चलिए हमने क्या कहा था सॉल्यूशन में, सबसे पहले A1 = 3, B1 = 4, C1 = 16।
उसके बाद A2 बराबर 6, B2 बराबर 8, C2 बराबर 32 फाइंड कर लिए। जब फाइंड कर लिए तो हमने क्या कहा था, अब क्या निकालिए, अब निकालिए A1 बटे A2 कितना हो गया 3/6 मतलब 1/2। अब निकालिए B1 बटे B2 कितना हो गया 4/8 हो गया 1/2। अब निकालिए C1 बटे C2 कितना हो गया 16/32 मतलब 1/2। देखिए A1 बटे A2 भी हाफ, B1 बटे B2 भी हाफ, C1 बटा C2 भी हाफ, तीनों क्या हो गया आपस में बराबर। A1 बटा A2 भी हाफ, B1 बटा B2 भी हाफ और C1 बटा C2 भी हाफ, तीनों क्या है आपस में बराबर। जब ये तीनों, अब तीनों को देख के रिलेशन क्या मिल गया मन में आपको, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हमने क्या कहा, यदि तीनों आपस में बराबर हो गया, अब इसका नोट में लिखेंगे आप, नोट क्या होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा समपाती, बता दिए थे। हल संभव होगा कि नहीं होगा, तो आपने कहा था हल संभव होगा। अगर हल संभव हो गया तो संगत की असंगत, तो संगत हल होगा। अगर हल होगा तो कितना हल होगा, संपाती होने पर अनेक हल होता है, अनेक हल होगा। कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार का सवाल इस पे आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार का सवाल ये है तुलनात्मक विधि से कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, कि आप तुलनात्मक विधि से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे गणितीय विधि से, गणितीय विधि से समीकरण को हल करना। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे गणितीय विधि से समीकरण को हल करना। अगला हेडिंग दीजिए आप, आपके सामने हेडिंग है गणितीय विधि से समीकरण को हल करना। अब कैसे हल करना है, तो अब हल करना है किस प्रकार से, तो गणितीय विधि से समीकरण को हल करना। गणितीय विधि से हल करने के लिए 3 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस का नाम है प्रतिस्थापन विधि। पहले का क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है विलोपन विधि। और तीसरे का नाम क्या, तो तीसरे का नाम है ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। इस तीनों विधि को हम लोग एक एक साथ पढ़ेंगे। जैसे ही ये तीनों खत्म होगा, आप ये जो तीसरा चैप्टर है 3.1 से लेकर के लास्ट टॉपिक तक आप आज बैठ करके सबको सॉल्व करेंगे। और अगले लेक्चर में हम टोटल सवाल एनसीईआरटी का डिस्कस कर देंगे। ओके, हमने कहा इस 3 प्रोसेस को पढ़ना है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि। इस तीनों को हम लोग एक एक सवाल से क्लियर करेंगे बस, और एक ही बार में आपको समझ जाना है। और हम जितनी बात को बोलेंगे सबको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। तो चलिए आप पहला हेडिंग दीजिए प्रतिस्थापन विधि। आप फटाक से पहला हेडिंग दीजिए जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको एक एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करेंगे आपके सामने, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको सीख जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि पहला क्या है, तो पहला है आपके सामने प्रतिस्थापन विधि। कैसे करते हैं जरा ये देखिए। सबसे पहली बात आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 1 और 2x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 2। लिखता है कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसे किस विधि से हल करें, तो लिखता है सवाल में इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या लिख दिया, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये आपके सामने आज एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करनी है। चलिए सॉल्यूशन में समझिएगा। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 1 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब इसका सॉल्यूशन करने का क्या प्रोसेस है जरा ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है, हम जैसे बोलेंगे आप उसे लाइन टू लाइन नोट भी करेंगे सुन सुन के। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 से या 2 से x या y का मान निकाल कर, अगर आपने समीकरण 1 से x या y का मान निकाला तो 2 में रखिए, अगर आप 2 से x या y का मान निकाला तो 1 में रखिए। क्या बोलना है, या तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल करके 2 में रखिए, या समीकरण 1 से y का मान निकाल करके 2 में रखिए, या समीकरण 2 से x का मान निकाल करके 1 में रखिए, या समीकरण 2 से x का मान निकाल करके 1 में रखिए, समीकरण 2 से y का मान निकाल करके 1 में, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान निकाल कर
मान निकाल कर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हम कहाँ रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है? तो आपके पास समीकरण 1 है कि x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? y का। तो y बराबर क्या हो गया? 4 माइनस एक्स। क्या किए? y का मान निकाल लिए। अगर मन करेगा तो इसको 3 मान लीजिएगा, ठीक है। y का मान निकाल लिए, रखना किस में है? 2 में। चलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 6। इसी में y के जगह पे, इसी में समीकरण 2 में y के जगह पे क्या रखेंगे? 4 माइनस एक्स। 3, इस 3 को कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे 4 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x 3 चौका 12 माइनस 3x बराबर कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 2x में से 3x चला गया, माइनस x प्लस 12 बराबर 6। तो माइनस x बराबर 12 उधर चला जाएगा तो 6 माइनस 12, तो माइनस x बराबर माइनस 6 में से 12 गया माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 6। x का मान कितना निकल गया? 6। x का मान कितना निकला? 6। अब समीकरण 3 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या मिल जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस 6। तो y का मान कितना हो गया? 2 माइनस 2। तो लिखेंगे इस प्रकार x बराबर 6 y बराबर माइनस 2 दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। ये कौन प्रोसेस था? प्रतिस्थापन विधि। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करनी है। सबसे पहले 2 समीकरण को 1 और 2 मान लो। दोनों समीकरण को क्या करो आप? 1 और 2 मान लो। 1 और 2 मानने के बाद 1 से x या y का मान निकाल करके 2 में रख देंगे, या 2 से x और y का मान निकाल करके 1 में रख देंगे और उसको आगे सॉल्व कर देंगे। आपको इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो जाएगा और उसके आपके सामने हल प्रस्तुत है। कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा कौन विधि है? तो दूसरा है आपके पास विलोपन विधि। अगला हेडिंग दीजिए आप, विलोपन विधि। अगला हेडिंग है आपके पास विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है जरा आप इसको देखिएगा। अगला हेडिंग है आपके सामने विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए। अगला हेडिंग है आपके सामने विलोपन विधि। विलोपन विधि, और इस विलोपन विधि में आप क्या करते हैं जरा देखिए आप। तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट क्या है? विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो आपके सामने x और y होगा। देखिए तो आपके सामने इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करें। क्या दिया? विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। ये एक आपके सामने प्रॉब्लम है और इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है जरा ये देखिए। सबसे एकदम समझिएगा अच्छे से। पहले दोनों समीकरण को लिख लो। 2x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस y बराबर 3, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2 मिल गया। 1 2 मान लिए। आप देखेंगे विलोपन विधि में कॉन्सेप्ट है, विलोपन विधि में कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो दोनों समीकरण है उसके x या y के, दोनों समीकरण में x या y के गुणांक को, दोनों को नहीं, या तो x को या तो y को के गुणांक को बराबर करके कैंसिल कर देना है। बराबर करके कैंसिल कर, आप कैंसिल कैसे करते हैं? जैसे 1 में से 2 घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो या तो आप कोशिश क्या करें, या तो x के गुणांक को बराबर करना चाहें या तो y के गुणांक को बराबर करना चाहें, और बराबर करने के बाद उसको कैंसिल कर दें और बच जाएगा। अगर x का गुणांक बराबर किए तो x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अगर आप y के गुणांक को बराबर किए तो y कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है किसका? विलोपन विधि का। और इससे बेसी कुछ नहीं है। क्या करना है विलोपन विधि में? या तो एक समीकरण 1 या 2 के x या y के गुणांक को, दोनों को नहीं, एक साथ दोनों को नहीं, या तो x को एक बार में या तो y को एक बार में, या तो x का गुणांक बराबर करके घटा लीजिए, x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। y का मान
समीकरण 1 या 2 में रख करके x निकाल लेंगे, या आपने क्या किया y का गुणांक बराबर करके y घटा लीजिए, y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 या 2 में x का मान रख करके y का मान निकाल लीजिए। देखिए क्या करते हैं, हम सोचे कि समीकरण x के गुणांक को बराबर करते हैं। अब गुणांक कैसे, समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है और 2 में x का गुणांक 1 है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करके, कितना से गुना कर रहे हैं, में 2 से गुना करने पर, अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, तो क्या बोले, या तो x को बराबर करिए या तो y को बराबर करिए। तो अब क्या बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 6। अब देखेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना LHS RHS दोनों में कीजिएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 6। क्या हो गया, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 6। कंप्लीट। अब चलिए, अब क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा लेंगे। 2 को घटाने से बेहतर क्या होता है, हम लोग सबके साइन को चेंज कर देते हैं। चेंज कर दिए, साइन चेंज करने का मतलब ही हो जाता है घटाना। ओके, अब ये +2 ये -2 कट गया, 3 गो y में से 2 गो y चला गया तो y बच गया, 6 में से 6 चला गया 0, तो y का मान कितना निकल गया, 0। y का मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान या तो समीकरण 1 में या 2 किसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 हल्का है, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 3, तो y का मान कितना है, 0, तो x प्लस 0 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया, 3। अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है। अगर आपको चेक करना है कि हल है कि नहीं, आप क्या करेंगे, x का मान 3 y का मान 3 अगर दोनों में रखिएगा तो LHS RHS को बराबर कर देगा। 3 अब प्लस 0 3 हो गया, देखिए 3 दूना 6, 3 गुना 0 6 प्लस 0 6, LHS और RHS बराबर हो गया। अगर इस दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हम लोगों का जो ये सॉल्यूशन है ये एकदम सही है, आ रहा है समझ में। अगला जो लास्ट सवाल है आपके सामने वो है ब्रज गुणन विधि। देखिए आप ब्रज गुणन विधि क्या है, ब्रज गुणन विधि इसको समझेंगे, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा और बहुत हल्का भी। ब्रज गुणन विधि कितना हल्का है जरा ये देखिए। तो लास्ट स्टार है आपके सामने क्या, ब्रज गुणन विधि, देखिएगा। तो ये है आपके सामने ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा, इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा, तो 2x प्लस 5y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 4 ऐसा दिया हुआ है। को ब्रज गुणन विधि से हल करें। को क्या करें आप, इसको जो है ब्रज गुणन विधि से हल करिए। ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसको क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से हल करिए। अब देखेंगे ब्रज गुणन विधि लगाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरण का RHS को 0 बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों समीकरण के RHS को 0 बनाना होगा। अब जैसे ही आप सॉल्यूशन में जाएं, आप देखेंगे आपके सामने क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 5y बराबर 6 और 3x प्लस 2y बराबर 4 ऐसा दिया हुआ है। क्या बोले, सबसे पहले RHS को क्या कीजिए, 0 बना दीजिए सबसे पहले। तो क्या होगा, 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा क्या होगा, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। सबसे पहले क्या हो गया, सब हमने क्या किया, ये दोनों को के RHS को 0 बना दिया, कंप्लीट है। आप देखेंगे अब आप क्या कीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 आप ज्ञात कर लीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप ज्ञात कर लीजिए। A1 कितना, A1 हो गया 2, B1 कितना 5, C1 कितना -6, उसके बाद A2 कितना हो गया 3, B2 हो गया 2 और C2 कितना हो गया -4। कंप्लीट। आप देखेंगे अब इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है वो देखिए। सबसे पहली बात इसमें क्या करना है आपको, इसको क्या करना है,
सबसे पहले अगर x का मान निकालना है तो हम लोग शुरू करेंगे b1 से। कहाँ से करेंगे? b1 से। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर से b1 b2, मतलब b c a b, मतलब जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? b से, ख़त्म भी कहाँ पे करेंगे? a पर। b के बाद c, c के बाद a और a के बाद b। अब गुना कैसे करेंगे वो देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये जो पहला ग्रुप होता है यहाँ से x निकलता है, इस दूसरे ग्रुप से y निकलता है, तीसरे को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए, इसको लिखते हैं x बटा इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, b1 c2 अब माइनस b2 c1 बराबर, ये हो जाएगा, ये अगला वाला क्या देगा? y देगा, c1 a2 अब माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 कंप्लीट। अब हमने क्या देखा, आपको यहाँ सब वैल्यू दिया हुआ है और उसमें क्या करना है, पुट कर देना है आपको। तो यहाँ पे चलिए x बटा b1 c2 5 चौका माइनस 20 माइनस b2 c1 माइनस 6 दूना 12 माइनस ऑफ माइनस 12 बराबर y बटा c1 कहाँ है, c1 और a2 माइनस 6 गुना 3 माइनस 18 माइनस उसके बाद क्या है c2 a1 माइनस 4 गुना 2 तो ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर 1 बटा a1 b2 2 दूना 4 माइनस a2 b1 5 तिया 15। अब सबको सॉल्व करिए, ये बन जाएगा x बटा माइनस 20 प्लस 12 तो ये हो जाएगा माइनस 8, y बटा माइनस 18 माइनस प्लस 8 माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10, 1 बटा 4 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 11। ठीक है, आप देखेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 2 3 x भी कांस्टेंट के बराबर y भी कांस्टेंट के बराबर, तो लिखेंगे यहाँ x बटा माइनस 8 बराबर 1 बटा माइनस 11, माइनस माइनस कट गया इसीलिए x बराबर हो गया 8 बटा 11। पुनः ये इसके बराबर y बटा माइनस 10 बराबर 1 बटा माइनस 11, माइनस माइनस कट गया इसीलिए y बराबर हो जाएगा 10 बटा 11। तो ये x बराबर 8 बटे 11 और y बराबर 10 बटे 11 दिए गए समीकरण का ब्रज गुणन विधि से हल होगा। दिए गए समीकरण का ब्रज गुणन विधि से हल होगा। दिए गए समीकरण का ब्रज गुणन विधि से हल होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब कुछ सवाल और करते हैं हम लोग, इसको जल्दी नोट करिए, कुछ सवाल और करते हैं। ब्रज गुणन को भी फिर से बताएंगे, चिंता मत कीजिए सर आप एक बार बता दिए फिर छोड़ दिए, हम तो बोलेंगे इसको आप जरा रिपीट कर करके देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। बहुत भारी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, चिंता करने की एक रत्ती बात नहीं है। हमने पहले ही कहा है आपके सामने दुनिया के हर स्टूडेंट का पानी कम है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 4y बराबर 12 समीकरण 1 तथा x प्लस 3y बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक सवाल लिए और हमने क्या लिखा है, इसको कैसे हल करना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए सॉल्यूशन में, चलिए आप कैसे, चलिए सॉल्यूशन में। सबसे पहली बात, माना 2x प्लस 4y बराबर 12, इसको मान लेते समीकरण 1। दूसरा x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 2। बोलिए क्या बताए थे, एक या दो में से x या y का मान निकाल करके, एक से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे एक में रखेंगे। क्या करोगे, हम लिखते हैं समीकरण, मान लीजिए 1 से निकाल के 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान निकाल कर 2 में रखने पर,
2 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 को पकड़िए। समीकरण 1 क्या कहता है, 2x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से 4y बराबर 12 माइनस 2x, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बटा 4। क्या सही है? y का मान निकाल के कहाँ रख दिए, y का मान निकाल लिए। इसको मान क्या बोले, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लिए। इस डब्बा को समीकरण 3 कहाँ रखिएगा, इसको 2 में। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो x प्लस 3, y के जगह पे 12 माइनस 2x बटा 4 बराबर कितना हो गया, 6। कंप्लीट। इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा, 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा, ये x, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। 4 से करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 4x, ऊपर में गुना कर दीजिए, 3 12 तिया 36, अब माइनस 3 दूना 6x बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 4x माइनस 6x माइनस 2x प्लस 36 बराबर 6 चौका 24, तो माइनस 2x बराबर 24 माइनस 36, तो माइनस 2x बराबर 24 में से 36 चला गया, माइनस 12 कट गया, माइनस माइनस, तो x बराबर 2 छा के 12, x का मान कितना निकल गया, 6। x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, 3 है आपका y बराबर 12 माइनस 2x बटा 4, तो 12 माइनस 2 गुना x का मान 6 बटा 4, 12 माइनस 6 दूना 12, तो 12 माइनस 12 बटा 4, तो 0 बटा 4 कितना हो गया, 0। तो x बराबर 6 और y बराबर 0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। क्या बोले, x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है। अगर इस बात को हम लोगों को चेक करनी है, अगर इस बात को हम लोगों को चेक करनी है तो आप इस हल को इस दोनों में रख करके चेक कीजिए, क्या LHS RHS बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो रहा है तो आपका ये आंसर सही है, अगर बराबर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट। अगला है इसी सवाल को, ये जो सवाल आपके सामने है, इसी सवाल को प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि से हल करें। अब क्या करना, इसी सवाल को प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि से हल करें, ताकि पता चले कि आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस विधि से, विलोपन विधि से हल करें। कंप्लीट लिखिए, फिर न्यू सवाल लिखिए। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको किस विधि से हल करना है, इसको हल करना है विलोपन विधि से। कब, चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या कहा था, 2x प्लस 4y बराबर 12। अगला है x प्लस 3y बराबर 6। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। हमने कहा था जिससे सहूलियत हो, अगर x से सहूलियत हो तो x के गुणांक को बराबर कीजिए, y से सहूलियत हो तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। हमको सहूलियत है x का गुणांक बराबर कर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, गुना करके घटाने पर। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4y बराबर 12, 2 में गुना करिए, 2x प्लस 6y बराबर 12, ये माइनस 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 ये कट गया, 4y में से 6y गया तो माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 0। कितना आसान है देखिए, y का मान 0, वहाँ भी y का मान 0 था, y का मान 0 1 या 2 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण